सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से, जहां आज एक बार फिर मुस्बत पेशरफ देखने में आई है। एक मौके पर 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा मार्केट में रिकॉर्ड किया गया। क्लोजिंग इंडेक्स क्या रहा, पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। बोल्ड न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद है। कफील, बताइएगा आज कारोबार की क्या सूरत हाल रही? बड़ा पॉजिटिव एक आगाज़ हुआ था, जो क्लोजिंग है मार्केट की वो किस नोट पर हुई है? देखिए, मार्केट में कारोबार का आगाज खासा सेंटीमेंट जो है वो आज पॉजिटिव था। मार्केट के अंदर ओवरऑल अगर हम मॉर्निंग से बात करें तो मार्केट में अगर हम आज के दिन की बात करें तो 78,709 का जो है वो मार्केट ने हाई बनाया। ताहम इख्तिताम पे अगर हम बात करें तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो देखी गई है, और मार्केट अगर हम बात करें तो 69,000 की जो सतह है उसको बहाल करते हुए 78,105 के लेवल पर मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। पूरा दिन की अगर हम अरबाब बात करें तो 19 अरब रुपए के 58 करोड़ जो शेयर हैं उसका कारोबार हुआ, जिसमें मार्केट में 226 कंपनी के केसेस में इजाफा और 162 में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें जो सेंटीमेंट था खासा पॉजिटिव था मार्केट में, लेकिन आज इख्तिताम पर थोड़ी सी जो प्रॉफिट टेकिंग है वो देखी गई। लेकिन अगर हम जो स्पेशली अगर जो हमारी बात हुई है माहिरीन से, उनके मुताबिक जो मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तानी कंपनीज को जो है वो शामिल किया गया, और यकीनन ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि गैर मुल्की इन्वेस्टर्स हैं उनके एतमाद को खासी हद तक बहाल करेगी। और यही वजूहत है कि मार्केट आज पॉजिटिव थी और इख्तिताम जो 78,000 का जो लेवल था उसे बरकरार रखने में कामयाब रही है मार्केट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कफील। हमें अपडेट कर रहे थे कि गैर मुल्की इन्वेस्टर्स का वो बहाल रहना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है और ग्राउंड रियलिटी इसके बिल्कुल बरक सामने आ रही है। और अब एक बड़ी कंपनी टेलीनॉर जो कि 2004 से पाकिस्तान में मौजूद थी, वो पाकिस्तान से उसकी बड़ी इन्वेस्टमेंट अब बाहर जा रही है। टेलीनॉर ने 2004 से अब तक पाकिस्तान में $3 बिलियन से ज़्यादा की सरमायाकारी की है, जो कि आलमी मल्टीनेशनल कंपनी की जानिब से सबसे बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में से एक है। टेलीनॉर पाकिस्तान ने कारोबार करने की बढ़ती हुई लागत के दरमियान गुज़िश्ता साल से मुल्क छोड़ने का इंदिया दिया था, और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज लिमिटेड की मिल्कियत 62% हुकूमत के पास है, जबकि 12% शेयर्स इसके आवाम की मिल्कियत हैं और 26% इत्तसालात की मिल्कियत हैं। अब PTCL को साल 2022 में मजमूई तौर पर 10 बिलियन रुपए और साल 2023 में मजमूई तौर पर 15.5 बिलियन रुपए तक का खसारा हुआ, जबकि इत्तसालात जो कि 26% का हिस्सा रखता है 10 साल में हुकूमत की जानिब से वाजिबुल अदा $800 मिलियन से ज़्यादा का एक तरह का डिफ़ॉल्ट है, उसकी पेंडिंग पेमेंट्स है। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो एक अजीब व गरीब सी बन चुकी है, चूँकि FDI पाकिस्तान को इस वक्त चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, लेकिन हो इसके बिल्कुल बरक्स रहा है। अब जो रेगुलेटरी निज़ाम का जो पूरा एक सिलसिला है उससे जो एक मायूसी की सी कैफियत फैल रही है, और टेलीनॉर $490 मिलियन सेल प्राइस से बाहर हो रही है, और इत्तसालात ग्रुप टेलीनॉर के हुसूल के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं कर रहा। ये एक सोचने वाली बात है कि एक प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी जो कि अपना हिस्सा उसके साथ गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं डाल रही है। टेलीनॉर को हासिल करने के लिए PTCL IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से $400 मिलियन का कर्ज भी हासिल कर रहा है। यूफोन और टेलीनॉर के नेटवर्क को मुस्तहकम करने के लिए PTCL की जानिब से मजीद $500 मिलियन का कर्ज हासिल किया जाएगा, जबकि PTCL बैंक के कर्ज के जरिए $200 मिलियन से ज़्यादा 5G की नीलामी में हिस्सा लेने का भी इरादा रखता है। तो ये जो बोझ है वो पाकिस्तान की इकॉनमी पर बढ़ता जाएगा। फिर PTCL की तरफ से $1 बिलियन से ज़्यादा के इस कर्ज के बजाय कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस वक्त नज़र नहीं आ रही, और इसके बजाय PTCL की तरफ से $1 बिलियन से ज़्यादा का ये कर्ज हुकूमत पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा होगा, ख़ास तौर पर जब PTCL पहले ही खसारे में जाने वाला इदारा बन चुका है, और ऐसी सूरत हाल में ये मजीद कर्ज पर कर्ज लेने जा रहा है। इस पूरी सूरत हाल पर डॉक्टर उमैर अहमद कुराई साहब से के टेलीकम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त सूरत हाल बनने जा रही है, हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और उल्टा टेलीनॉर हमारे मुल्क से बाहर जा रही है। PTCL किसी तरह उस नुकसान को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो दरअसल डबल नुकसान हो रहा है, पहले ही इदारा खसारे में और कर्ज लेकर वो इस वक्त टेलीनॉर को खरीद रहे हैं। ये PTCL की स्ट्रेटजी पर भी जरा कमेंट कीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और CCP का इसमें क्या रोल हो सकता है, जरा इस पर भी रोशनी डालिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू वेरी मच आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया कुछ टॉक्स के बारे में। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो है वो पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनीज की इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होती जा रही है। प्रिसाइजली अगर हम देखें तो पहले हमारे पास जैसे कि वारिद होती थी, अब वो मोबलिंग में मर्ज हो गई है। एंड देन नाउ टेलीनॉर का जो रिसेंटली हमारे पास एक इंसिडेंट हुआ है कि नाउ दे आर आल्सो ट्राइंग टू सेल टू PTCL। तो इसमें मेरे ख्याल में
सबसे बड़ी जो चीज मुझे जो दिखाई दी है वो है कंपनी के प्रॉफिट्स। तो मैंने थोड़ी सी इसके बारे में रिसर्च की कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्यों पाकिस्तान को छोड़ के जा रही है। तो मुझे कुछ जैसे कि दूसरी कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे तो उनके तो सबसे बड़े एक मुझे जो लगा कि टैक्स रेट्स हमने ज्यादा बढ़ा दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। ये बेसिकली उनके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव नहीं है जो कि है ना होना चाहिए बेसिकली। और दूसरा ये है कि उनको प्रॉफिट जो है वो नहीं दिख रहा था मोस्ट ऑफ द कंपनीज, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी मैंने रिसर्च की थी इसके बारे में। टेलीनॉर भी उनमें से मुझे एक ही लगी जिसमें मे बी दे कैन से कि हालांकि वो 25 मिलियन कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अभी ना, एक रफली एस्टिमेशन है। बट डेस्पाइट इतने ज्यादा कस्टमर होने के बावजूद भी उनकी कुछ स्टेटमेंट ऐसी आई थी कि हमें जो है वो प्रॉफिट दिख नहीं रहा था कंट्री के अंदर। सो मेरे ख्याल में कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो कि अगर थोड़ी सी चेंज की जाए तो या इम्प्रूव हो जाए तो ये सारी चीजें मल्टीनेशनल कंपनीज को और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये बताएगा डॉक्टर साहब कि अब ये एक ऐसी कंपनी जिसके अभी ये जो अपडेटेड फिगर आ रहे हैं 45 मिलियन कंज्यूमर्स का आ रहा है, तो इतने अगर कस्टमर्स मौजूद हैं और अगर ये कंपनी मुल्क से बाहर चली जाती है तो ये एक तो ना सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा नुकसान है, लेकिन जो एक प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है कि इस वक्त तो हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और फिर टेलीनॉर की जगह अगर पीटीसीएल उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है तो वो मजीद कर्जे लेकर कर रहा है बजाय इसके कि किसी प्राइवेट कंपनी को आगे लाया जाए या इत्तसलात इसमें अपना रोल प्ले करे। चूंकि वो एक प्राइवेट कंपनी है, 26% का वो शेयर होल्डर है, तो वहां भी हम लैकिंग देख रहे हैं कि वो भी अपना रोल नहीं प्ले कर रहा और पीटीसीएल कर्ज पर कर्ज लिए जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम जो है वो डेबिट्स होते जा रहे हैं हमारी जो है वी आर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट एट द मोमेंट। दूसरा रीजन ये भी मुझे लग रहा है कि तकरीबन दुनिया के ममालिक में आप देखेंगे 5G नेटवर्क्स आ चुका है, बट पाकिस्तान में अभी तक 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क के बारे में सिर्फ बातें हो रही हैं और इसको इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं लेके आए। और आज देखें आजकल जो जनरेशन है या दुनिया है वो बेसिकली 6th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क्स के ऊपर काम कर रही है। अभी तक हमारे पास जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं वो है 4G। तो मेरे ख्याल में जो अपग्रेडेशन का लेवल अभी तक हमने नहीं किया तो ये भी एक उनके लिए एक डिमोटिवेशन फैक्टर हो सकता है कि भाई मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव अडॉप्टेड 5G नेटवर्क इन देयर कंट्रीज। मतलब बहुत सारे कंट्रीज ने जो है वो 5th जनरेशन पे अडॉप्ट कर चुके हैं। इवन जो हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 5.5G पे भी काम कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग सम रिसर्च कि भाई 6th जनरेशन पे हम कैसे काम करें, वो क्या होगी। 6th जनरेशन जो है वो सारी दुनिया को आपस में कनेक्ट करना है। तो एक लिहाज से मुझे ये भी लगता है कि जो एवोल्यूशन जो रुक गई है हमारी, हालांकि आई वाज स्टडिंग के जो 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क का जो लाइसेंस है वो हम 2022 में परचेज करने जा रहे थे या जो है वो लॉन्च करने जा रहे थे। सो मोबिलिंग वाज वेरी मच काइंड ऑफ कीन, टेलीनॉर भी था उसके अंदर, जोंग भी फॉर श्योर। बट मेरे ख्याल में जो 2-3 सालों का ये जो डिले आ गया है तो ये भी एक डीमोटिवेशन फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से कंपनीज देखें कि भाई पाकिस्तान के अंदर एवोल्यूशन नहीं आ रही। तो दैट कैन बी वन ऑफ द पॉसिबल रीजन कि टेलीनॉर ने जो मूव किया है, ताकि मोस्ट ऑफ द कस्टमर की जो है वो डिमांड है कि भाई हमें हाई डेटा रेट का जो इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए। पर जब वो सक्सेसफुल नहीं होती तो ये भी एक डीमोटिवेशन फैक्टर होता है कंपनी। ठीक है, चलो नईम कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे माशियात हैं, लेकिन डॉक्टर उजैर साहब जरा पहले इस पर आपको भी कमेंट कर, नईम साहब की तरफ भी जाऊंगा कि ये अब इसमें सीसीपी का इस पूरी डील में आप क्या रोल देख रहे हैं? अभी पीटीसीएल जब ओवरकम टेलीनॉर को कर रहा है तो क्या सीसीपी इसमें कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई इसमें अपना रोल प्ले कर सकता है? अभी भी ऐसे कुछ हालात पैदा हो सकते हैं कि टेलीनॉर को वापस लाया जाए, ये बहाल हो सके और ये जो $3 अरब की इन्वेस्टमेंट है ये पाकिस्तान से बाहर जाने से रोकी जा सके? कुछ इसके चांसेस मौजूद हैं और अगर हैं तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? चलें डॉक्टर उमैर साहब को रिकनेक्ट हम करते हैं, फिर उनके सामने सवाल रखते हैं। नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो नईम साहब हम देख रहे हैं कि मुल्क से इस वक्त जो एक बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है टेलीनॉर की सूरत में वो जा रही है और फिर उसको इस सिचुएशन को जिस तरह से संभालने की कोशिश की जा रही है तो मज़ीद कर्ज और मज़ीद बोझ हम पीटीसीएल पर बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो इस तरह से फॉरेन कंपनीज़ का, मल्टीनेशनल कंपनीज़ का चला जाना पाकिस्तान की इकॉनमी को कितना डेंट पहुँचाएगा एक ऐसे वक्त में? इस मामले में तो कोई लिमिट नहीं है नुकसान की। हम कुछ नहीं कह सकते कि ये कंपनियां भी जा रही हैं और बाकी कंपनियां कितनी जाएंगी, तो इसलिए हम नुकसान का अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
सूरत हाल ये है कि बार बार हम इस बात का जिक्र करते रहे कि जनाब हुकूमत जो है मईशत के मामले में संजीदा रवैया इख्तियार करे, लेकिन आप देख रहे हैं कि आज भी एक वजीर साहब का बयान शाया हुआ है। उन्होंने फरमाया कि मुखालफिन देखें कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है। तो ये तरक्की की जो निशानियां हैं ये हमें मुसलसल नजर आ रही हैं, क्योंकि आप देखिए कि जो फ्रीलांसिंग मार्केट है जिसके लिए हमारे 30 लाख नौजवान जो है वो फ्रीलांसर्स हैं, मौजूद हैं, लेकिन वो भी जो है इंटरनेट की वजह से मुतासिर हैं। और वो नौजवान जो पाकिस्तान के लिए ज़र मबादला कमा रहे हैं, 400 से 500 मिलियन डॉलर सालाना ज़र मबादला कमा रहे थे, उनके न सिर्फ कारोबार बंद होने, उनके बेरोजगार होने का खदशा पैदा हो गया है। तो इसी तरह जो ये मुख्तलिफ कंपनियां, इसलिए कि आपको याद होगा कुछ माह पहले तक इन्हें ज़र मबादला ले जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी। ये उस वक्त से सिलसिला शुरू हुआ, फिर बाद में इजाजत भी मिली। लेकिन इस किस्म की सिचुएशन में हमें बड़ी नाउमीदी है। पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी हम मना रहे हैं, लेकिन इंतहाई आप समझ लीजिए कि संजीदा मुआशी चैलेंजों में मना रहे हैं। पाकिस्तान कर्जों और एनर्जी बहरान में जकड़ा हुआ है। हमें कुछ समझ नहीं आती कि आखिर क्या होगा। अगर आप बात को आगे बढ़ाएंगे हम, लेकिन अभी तो बहरहाल मुझे यही नजर आता है कि यही कंपनियां नहीं बल्कि और बहुत सारे सेक्टर्स की कंपनियां जो है वो पाकिस्तान से जाने की तैयारी कर रही हैं। वापस भी आपकी तरफ जरा आता हूं। तो डॉक्टर उमैर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, मुझे आ रही है। डॉक्टर साहब, ये अब सीसीपी का इसमें क्या रोल हो सकता है? क्या ये जो इन्वेस्टमेंट टेलीनॉर की स्पेसिफिकली इसी केस की अगर हम बात करें, ये जो अब बाहर ऑलमोस्ट चली गई है, जा रही है, क्या इसको किसी भी तरह की गवर्नमेंट की या सीसीपी की इंटरवेंशन के जरिए रोका जा सकता है? क्या ये मुमकिन है कि ये डील रिवर्स हो जाए या कुछ प्राइवेट कंपनीज आएँ और पीटीसीएल की जगह वो इस डील को कंप्लीट करें कि कम अज़ कम ये जो इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है वो बच सके? आई थिंक जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अगर हम उनके साथ नेगोशिएट करें, एंड उनकी भी मेरे ख्याल में यही डिमांड होगी कि नेटवर्क को इवॉल्व किया जाए ताकि मोस्ट ऑफ द कस्टमर की जो है वो डिमांड सक्सेसफुल हम हो सके। आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी थी मोबाइल फोन्स के अंदर वो बड़ी स्लो थी। तो ये सारी कंप्लेंट्स जो है वो उनको कंटिन्यूसली रिसीव होती रहती होंगी, एंड नेटवर्क की एवोल्यूशन ना होने की वजह से मे बी वो डिसअपॉइंट हो गए होंगे। तो शायद अगर उनके साथ ये नेगोशिएशन करके उनको कुछ पॉइंट्स पे रोका जाए कि भाई नहीं, वी विल बी लॉन्चिंग आवर लाइसेंस इन कपल ऑफ मंथ्स, जो कि 5G का है, तो दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। और मेरे ख्याल में कुछ नई कंपनीज भी हमारे पास आई हैं। एक रिसेंटली कुछ एड्स चल रहे थे, ओनिक सिम के, ONIC। सो ये भी एक आई थिंक मल्टीनेशनल कंपनी है, इनको भी हमें मोटिवेट करना चाहिए। बट आपकी बात सही है कि जैसे अगर इसमें सीसीपी के सामने हेयरिंग्स भी होते देख रहे हैं। अभी 6 अगस्त को एक हेयरिंग हुई जोंग की तरफ से, अभी 20 अगस्त को एक और हेयरिंग है जायज़ की तरफ से, उनकी लीगल टीम्स भी वहाँ पेश होंगी। इन हेयरिंग्स का फिर क्या मतलब हो सकता है? क्या ये लोग चाहते हैं कि ये पीटीसीएल की जगह आगे आएँ और ये टेलीनॉर को खरीद लें और इनके साथ फिर वो पूरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो? आई थिंक देखिए, कंपटीशन तो है यहाँ पे ना, फॉर श्योर। मतलब हर कोई चाहेगा कि जितना कंपटीशन कम हो उतना मेरी मोनोपोली ज्यादा हो, ठीक है। बट बीइंग अगर मैं टेलीको एक्सपर्ट के लिहाज से अगर बात करूं तो कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन एक कंट्री के लिए अच्छी चीज है, जिसमें ना सिर्फ अपने कस्टमर्स को आप अच्छे रेट्स प्रोवाइड कर सकते हो, बल्कि जो है वो सर्विस को एक्सपैंड भी कर सकते हैं हम। तो जो सीसीपी की हेयरिंग्स हैं उनको भी चाहिए कि वो जो है वो टेलीनॉर को मोटिवेट करें कि वो पाकिस्तान में बिजनेस करें और उनके साथ नेगोशिएट करें कि भाई उनकी क्या ऐसी डिमांड्स हैं जिसकी बेसिस पे वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा उमर साहब, इसमें इत्तसालात का रोल कितना डिसअपॉइंटिंग आप देख रहे हैं? चूंकि ज़ाहिर है जब वो 26% की शेयर होल्डर है पीटीसीएल में, तो फिर अगर ये डील हो रही है तो उसमें भी उसका जो शेयर है वो 26% ही होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 रुपया भी इत्तसालात की तरफ से इसमें स्पेंड नहीं किया जा रहा और पूरा का पूरा बोझ पीटीसीएल इस वक्त एक्वायर कर रहा है। तो ये इत्तसालात तो एक प्राइवेट कंपनी है, उसको भी फिर बढ़कर आना चाहिए और पहले से जो $800 मिलियन की उनकी पेंडिंग पेमेंट्स है वो इशू अपनी जगह पर मौजूद है। आई थिंक ये फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है कि इत्तसालात ही टेलीनॉर को टेक ओवर करे, बिकॉज हमारे जो है सिचुएशन उस लिहाज से तो हम अपने कर्जों पे कर्जे ही बढ़ाते जा रहे हैं ना।
तो आई थिंक फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एतिसलात फुली टेक ओवर कर ले या पार्शली टेक ओवर कर ले टेलीनॉर प्लस यूफोन को। तो मैनेजमेंट जैसे कि अभी भी एतिसलात के पास ही है, तकरीबन सारी मैनेजमेंट एतिसलात ही देख रही है। बाकी सॉरी, मैनेजमेंट पीटीसीएल वाले देख रहे हैं, बाकी जो सर्विसेज वगैरह है वो एतिसलात देख रही है। सही। तो पॉसिबली चांसेस है कि एतिसलात भी इसमें जंप कर जाए। बट मेरी जो है कि है ना, आई विश कि भाई ऐसे कंपटीशन बढ़ता रहे और ये हेल्दी कंपटीशन है फॉर श्योर। इसमें ना सिर्फ कंट्री को फायदा है बट आपकी पब्लिक को भी फायदा है। इससे हेल्दी कंपटीशन होगा, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। सो आई मीन दीज आर द थिंग्स, मे बी उनको थोड़ा सा नेगोशिएट करना चाहिए कंपनी को कंट्री लेवल पे। ठीक है। सो अच्छा, अब नईम कुरैशी साहब, ये जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, ये इस वक्त हम इन मिनिस्ट्रीज़ की जानिब से मुकम्मल खामोशी देख रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं और बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर जा रही है। तो ये इन मिनिस्ट्रीज़ का फिर क्या रोल है? मुतल्लिका वज़ीर ये इस वक्त कहाँ पर गायब हैं और क्या रोल इनका हो सकता है इस सिलसिले में, कुछ बहाली में, कुछ बेहतरी लाने में, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने में? देखिए, ये बिल्कुल जाहिर है कि ये मिनिस्ट्रीज हैं, इसमें अफराद हैं, इसमें मुलाजमीन हैं, इन सबको अपनी जगह काम करना चाहिए और जो वजीर साहब हैं उनको कुछ करना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि इतनी टेक्निकल फील्ड्स में भी जिस तरह के मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, जिस तरह के रखे जाते हैं, वो सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, जिसके नतीजे में मिनिस्ट्रीज जो हैं दे हैव बिकम वेरी इनइफेक्टिव नाउअडेज। बिल्कुल भी हम नहीं देखते कि मिनिस्ट्रीज कोई किरदार अदा कर रही हैं या उन्हें कोई फिक्र है या उनकी कोई जिम्मेदारी है। हर चीज को ये समझ लिया जाता है कि कोई मखसूस जो है ना कुव्वत जो है वो काम कर लेगी हमारे लिए। आप देख रहे हैं कि कब से इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं, मैं मुसलसल यही कह रहा हूं कि सिर्फ नारेबाजी हो रही है, जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में फॉर इन्वेस्टमेंट तो क्या आती, जो लोग पाकिस्तान में काम कर रहे थे वो लोग भी वापस जा रहे हैं। ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। अगर देखिए, हकीकत यह है कि 1990 से जो है पाकिस्तान जो है वो मईशत के बहरान का शिकार है। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं कि पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो $3 अरब थी। इस वक्त मुझे लगता है कि ये गैर मुताल्लिका नहीं है कि अगर मैं आपको बताऊं कि 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो हमारी मईशत $3 अरब की थी, जो आज जून 2024 के बाद $375 अरब पर है। बेशक इसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपको सुन के हैरत होगी कि इब्तदाई 20 सालों में पाकिस्तान जो है अपने पूरे साउथ एशिया के तमाम ममालिक में सबसे आगे था। तमाम मुल्कों की निस्बत 2% शरह तरक्की जो है पाकिस्तान की ज्यादा थी। ये आप समझ लें, जब मैं 20 साल कह रहा हूं तो ये 1967 तक आ गए हम 1947 से। आपको सुन के या आपके नाजरीन को सुन के भी ये हैरत होगी कि 1965 में जब अयूब खान की हुकूमत थी तो आप समझ लीजिए कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, थाईलैंड और तुर्की की मजमूई पैदावार से ज्यादा एक्सपोर्ट की थी पाकिस्तान में। तो ये सूरत हाल थी और ये जो है शरह तरक्की जो है 1980 तक रही, लेकिन 1990 के आखिर से जो डेक्लाइन शुरू हुआ, यूं समझ लीजिए कि अगर आप इसको सिग्निफाई करना चाहें तो ये 1988 में ज़ियाउल हक की वफात के बाद 88 में बेनज़ीर भुट्टो पहली वज़ीर-ए-आज़म बनी थी और उसके बाद से जो सिलसिला डिक्लाइन शुरू हुआ तो आज हम यहाँ पहुंच गए कि कल स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये फरमाया कि हम कर्जों की अदायगी के बाद भी हमारे पास 9.4 बिलियन मौजूद हैं, तो वो बहुत खुश हो रहे थे जी। और वो फरमा रहे थे कि महंगाई भी जो है वो 11.1% रह गई है जुलाई में। ठीक है। तो बात यह है कि जहां हम 75 साल के बाद भी 9.4 बिलियन पे खुश हों तो फिर आप समझ लीजिए कि इस बिल्कुल ये तो एक अलमिया इसको कहा जा सकता है। डॉक्टर उमैर साहब, एक आखिरी सवाल इस सिलसिले में कि ये अब जिस तरह से ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर जा रही है, इंटरनेशनली क्या प्रेसिडेंट सेट होगा? क्या ये एक सिंबल तो नहीं बन जाएगा लैक ऑफ डिस्ट्रस्ट का कि बड़ी कंपनीज फिर पाकिस्तान में इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हुए आइंदा भी एक खौफ का शिकार हो जाएंगी? आई थिंक बिल्कुल ये बन सकता है।
कि जो है वो फॉरेन कंपनीज, खास तौर पे हमारी जो वेस्टर्न कंपनीज हैं, वो हमें छोड़ के जा रही है इस कंट्रीज को ना। अब आप देखें जो हमारे पास डोमिनेटिंग कंपनीज मल्टीनेशनल हैं, या तो वो सऊदी, या तो वो दुबई या चाइना, मतलब मिडिल ईस्ट और एशियन कंपनीज हैं। बट जो हमारी वेस्टर्न कंपनीज है, जैसे अमेरिकन या यूरोपियन या यूके ब्रिटिश कंपनीज, इन कंपनीज का जो बिजनेस है ना, वो पाकिस्तान में कम होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे टेलीनॉर एक नॉर्वेजियन कंपनी है, एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है। इसका बिजनेस आप अगर देखेंगे तो इंडिया, मलेशिया, बांग्लादेश, हर जगह पे है। मैं इसका कॉलम रीड कर रहा था कि वो बांग्लादेश में अपना बिजनेस नहीं बंद कर रहे, बट पाकिस्तान में जो है वो ड्यू टू लैक ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटीज, मतलब उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा जितना वो चाह रहे थे। अच्छा। तो मे बी दैट्स द रीजन कि वो इस मुल्क से अपना बिजनेस बंद करना चाह रहे हैं। और ये मेरे ख्याल में एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं सेट होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। एक टॉप यूरोपियन कंपनी अगर हमारी कंट्री से बिजनेस बंद कर दे, तो दूसरी यूरोपियन कंपनीज भी जो है वो शायद ना करें हमारे पास बिजनेस, या वो अतराएंगी कि भाई व्हाट वर द रीजंस कि एक अच्छी एस्टैब्लिश कंपनी जिसके 45 मिलियन कस्टमर यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसकी सिम, और वो ऑल इन सडन 1-2 सालों के अंदर ही जो है वो अपना बिजनेस वाइंड अप करके खत्म करके पीटीसीएल को सेल करके जा रही है। तो ये एक अच्छा सिंबल नहीं होगा हमारे लिए। तो एज आई सेड कि हमें चाहिए कि हम अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास करंटली हैं, उनके लिए एक ऐसी पॉलिसीज सेटअप करें जो कि उनके वर्केबल हों, जिसके साथ वो कंपेटेबल हों काम करने में। और अकॉर्डिंगली अगर ये वाली कंपनीज अपना बिजनेस ग्रो करेंगी, तो हमारे पास दूसरी कंपनीज भी आएंगी। जैसे हमारे पास ऑनिक की सिम आई है, और फ्यूचर में भी वी आर एक्सपेक्टिंग सम जापानीज कंपनीज या अमेरिकन कंपनीज अगर हमारे पास आए और बिजनेस करें, तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है कि आईसीटी, जैसे नईम साहब ने कहा कि आईसीटी के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो बिजनेस है, फ्रीलांसिंग इधर उधर। तो हर जगह लोगों के पास ना फिक्स्ड या ब्रॉडबैंड इंटरनेट नहीं है, तो मोस्टली पीपल रिलाई ऑन दीज 4G एंड 5G कनेक्शंस, मोबाइल नेटवर्क। ठीक है। तो अगर हम उनको ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कि भाई आपको 100 Mbps का कनेक्शन मिल रहा है कहीं पे भी, लाइक अर्बन सिटीज के अंदर, कराची, हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, तो वो कहीं पे भी बैठ के अपना काम कर सकते हैं। उनको रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सिर्फ वो घर पे बैठ के काम करें। आजकल जो है वो लाइट के इश्यूज इतने ज्यादा हो गए हैं, लोड शेडिंग 8 आवर्स की कहते हैं, बट दे गो बियॉन्ड 8 आवर्स समटाइम्स। तो उसमें बंदा जो हमारा स्टूडेंट है, या तो वो काम करे या स्टडी करे, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो ये अगर हम कंपनीज के लिए क्रिएट करेंगे तो शायद वो सेल्फ सस्टेन कर लें हमारे पास। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमैर अहमद कुरैशी साहब, नईम कुरैशी साहब हमारे साथ। ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और हम स्टोरीज पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस मौजूदा दौर में बिजली के बढ़ते हुए बिल एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बने हुए हैं, लेकिन अब वज़ीर आज़म और हुकूमत बड़ी पुरएतमाद है कि आने वाले दिनों में कौम को जल्द खुशखबरी मिलेगी और बिजली की कीमत कम होगी। किस तरह से मुमकिन है, क्या क्या ऑप्शन इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद हैं, वो कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं कि जिनसे सस्ती बिजली पैदा करके आवाम तक वो फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। मोहम्मद आरिफ साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस सिलसिले में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तो आरिफ साहब, इससे पहले हमने बहुत बात की कि IPPs की वजह से जो ये बिजली के बिलों में एक बिगाड़ पैदा हुआ, वो मुस्तकिल बढ़ते रहे, आवाम पर बहुत बोझ पड़ा। चलें अब ज़रा हम अगर सोल्यूशन की तरफ आएँ इस मसले के, तो इस मसले का हल है क्या? सस्ती बिजली हम किस हिकमत अमली के तहत बना सकते हैं, उसको लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं? इस बिजली के बिल को जो कम करने की बात वज़ीर आज़म कर रहे हैं, ये किस तरह से मुमकिन होगा? बहुत शुक्रिया जी। गुजारिश किया है कि अगर तो एक माइंड ये बना लिया गया है कि हमने फौरी तौर पे इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर्स को रिलीफ देना है, तो उसके बहुत से ऑप्शंस हैं। शॉर्ट टर्म ऑप्शंस बहुत से हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप बिजली के बिलों के अंदर जितने टैक्सेस हैं, सेल टैक्स है और टैक्सेस हैं, एटलीस्ट वो जो टैक्सेस हैं उनको डेफर्ड कर दें। कैपेसिटी पेमेंट भी ले लें, कमोडिटी पेमेंट भी ले लें, लेकिन जो टैक्सेस हैं उसको डेफर्ड कर दें। उनकी कलेक्शन को डेफर्ड 3 महीने 4 महीने के लिए अगर आप कर देंगे तो फौरी तौर पर रिलीफ इसी महीने से लोगों को मिल सकता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना कोई मेजर इसमें रीशफल करने की ज़रूरत है। एक जिसको कहते हैं ना फेडरल कैबिनेट की एक डिसीजन चाहिए, और वो 10 मिनट में भी हो जाता है जहाँ पे डिसीजन करने के लिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि इसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस भी हैं, और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए तो ऑब्वियसली
आई अंडरस्टैंड कि कमेटी भी बना दी गई है और वो थारोली इन चीज़ों को देख लेगी। उसमें जो शॉर्ट टर्म या जिसमें मेजर रिस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व नहीं है, उसमें यह है कि इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बढ़ाई जाए ताकि एवरेज कैपेसिटी का चार्ज जो है वो कम हो जाए, यूनिट बेस पे एवरेज कैपेसिटी चार्ज कम हो जाए। वो इसी शक्ल में कम हो सकता है विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स, कि जी आपकी यूनिट कंज्यूम जो है वो बढ़ जाए। और अगर आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो उसके लिए ये है कि ऑब्वियसली आपकी इकानमी बेहतर होगी, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर काम करना शुरू कर देगा। अब इसके लिए मैं पहले भी सजेस्ट कर सकता हूँ कि जो इंक्रीमेंटल यूनिट हैं उन पे आप कैपेसिटी चार्ज ना करें, कैपेसिटी चार्ज जो ऑलरेडी कर रहे हैं उस पर करें, और इंक्रीमेंटल जो कंजम्पशन है बढ़ाने के लिए, इंसेंटिव देने के लिए इंक्रीमेंटल कंजम्पशन पे आप कैपेसिटी चार्ज ना करें, सिर्फ कम्युनिटी चार्ज करें, स्पेशली टू इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को। और उससे ये होगा कि आपकी इकानमी और जीडीपी में डायरेक्ट इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। यही बात है कि किस लेवल तक गवर्नमेंट करना चाहती है। देखिए, अगर एक रिलीफ देना है तो उसके लिए कोई कमेटियों की ज़रूरत नहीं होती, फौरी रिलीफ कंज्यूमर्स को देना है वो दिया जा सकता है आज की डेट में। ठीक है। आरिफ साहब, ये भी बताइएगा कि अब ये जो सॉल्यूशंस आपने बताए इसमें जो लो कॉस्ट फ्यूल का फैक्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, और वो कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं लो कॉस्ट फ्यूल वाले? देखिए, लो कास्ट फ्यूल का एक ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शंस हैं। देखिए, लेकिन उन लो फ्यूल का जो है ना वो भी एक जिसको कहते हैं ना इनपुट कास्ट अच्छी खासी है पावर जनरेशन पे, लेकिन उससे ज्यादा जो बड़े जो इम्पैक्ट वाले सेगमेंट है वो ये हैं इनएफिशिएंसी, लॉसेस, माल प्रैक्टिसेस, थेफ्ट। ये ठीक है, चलें आरिफ साहब, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस पर मजीद भी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।